बेटा बाथरूम जाने का चांस खत्म हो गया, लंच के बाद जाइए। चांस खत्म हो गया? हाँ। तो मतलब एक तरीके से अगर किसी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है, अगर उसको कोई पब्लिकली कोई उसको इस तरीके से रिकग्नाइज कर रहा है तो ये उसके लिए हाँ बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मंगत का भी एक किस्सा ऐसे ही गांव में मिल जाता था। तो बेचारे औरतें जो है वो सोचती थी कि सचमुच में अपनी बीवी को मारता है। तो मैं नमस्ते करता था तो डरते थे मुझसे लोग। तो कुछ बुढ़ियाएँ थी जो हिम्मत करती थी, तो मैं उनके पाँव वाँव छूता था। अम्मा कैसी हो, ठीक ठाक है? तो कह रही बेटा मैं तो ठीक हूँ, और डर डर के बोलती थी। पर तू अपने छेड़े के नहीं मारी कर, मतलब अपने पहाड़ी में बोलती थी, अपनी बीवी को मत मारा कर। मैंने कहा मैं अपनी बीवी को कहाँ मारता हूँ? नहीं बेटा तू रो टीवी में मार छे अपनी बीवी के, तू नहीं मारी कर। मैंने कहा नहीं मैं एक्टिंग करनी, नहीं तू एक्टिंग कर पर बीवी के नहीं मारी कर बेटा, तू नहीं मार, सैनिक नहीं मारी कर, तू हाथ नहीं छोड़ कर, सब लोगों को तू मार दीछे है। उसमें ऐसी कैरेक्टर था कि मैं गोली पहले चलाता हूँ, बात कम करता हूँ। तो उनको लगता कि मैं रियल लाइफ में ऐसा हूँ। गोविंद पांडे जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और वार्तालाप में। और हमारे आज के मेहमान हैं गोविंद पांडे जी। नमस्कार। गोविंद पांडे जी दिल्ली के एक रंगकर्मी हैं, हिंदी फिल्मों में सक्रिय हैं, हिंदी नाटकों में सक्रिय हैं, और दिल्ली और बॉम्बे दोनों जगह थिएटर भी करते हैं और फिल्में भी करते हैं। एक बार फिर से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार जी। मैं पांडे जी आपसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि आप अपने बारे में बताइए, आपके बचपन के बारे में बताइए, और आपका ये अभिनय का शौक़ कहाँ से आपको स्टार्ट हुआ है, कैसे आपको अभिनय का शौक़ हुआ? ये एक्चुअली में जब ब्लैक एंड वाइट में टीवी चलते थे, हम लोग देखते थे 70s के दौर में, मैं बहुत छोटा था, तो मुझे लगता था कि उस वक्त जो फिल्में आती थी कि ये सब भगवान हैं, तो मुझे भी ऐसे ही बनना है कुछ है, और मेरी फैंटेसी थी वो। तो और मेरे पिताजी जॉब के करने के साथ साथ जो कुमाऊं की रामलीला होती थी वो भी कराते थे करोल बाग में, तो हम देखने जाते थे। वहाँ से वो शौक़ मेरा डेवलप हो गया। तो मन में तभी से इच्छा हो गई कि नहीं मैं ऐसा कुछ करूँगा, और हम रामलीलाओं में भाग लेते थे, छोटे छोटे रोल किया करते थे। हाँ। तो वो कौन सी रामलीलाएं थी, उनकी रामलीलाओं जैसे का नाम अगर बताना हाँ, चाहेंगे? श्री कुमाऊं कीर्तन मंडली थी, देवनगर में रामलीला होती थी, कई साल हुई वो। तो उसके प्रेसिडेंट मेरे पिताजी होते थे, और प्रधान जो थे। और वो पिताजी का नाम बताना हाँ, चाहेंगे? मेरे पिताजी का नाम श्री यूडी पांडे था, उर्वादत्त पांडे। और वो बहुत साधारण सीधे से आदमी थे, कांग्रेसी थे एक ज़माने में, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और मेहनत का आदमी थे, और जॉब भी करते थे। और साथ में जब इस तरह की गतिविधि होती थी तो हाँ, तो उसमें वो रामलीलाएँ हर साल, वो देवनगर में करोल बाग के पास, वो वहाँ रामलीला हर साल कुमाऊं कीर्तन मंडली के नाम से होती थी, और काफ़ी लंबे समय तक हुई। तो वहाँ से आपको शौक़ ये शुरू हुआ? हाँ, वहाँ से। और टीवी जब देखते थे तो तब ये हो गया कि नहीं ऐसा कुछ करना है मुझे। तो एक दिशा वहाँ से मिल गई थी, अंदर ही अंदर मन में ये ठान लिया था कि यार ये ऐसा कुछ करना है मुझे भी टीवी पे दिखना है, हाँ मुझे पर्दे पे हाँ दिखना है। हाँ, ऐसा बनना है मुझे, ये भगवान जैसे हैं तो मैं भी शायद ऐसा मुझे बनना है। और वो उस वक्त क्यों ऐसा दिमाग में था ये मुझे नहीं मालूम। तो उस वक्त क्या उम्र रही होगी आपकी? 3-4 साल का रहा हूँ। हाँ, उसके बाद फिर हम जैसे मैं 8th क्लास में आया तो क्योंकि स्कूल घर से बहुत दूर था, बस में जाया करते थे, तो ये था कि ये पता लग गया था कि यार जब तक फिल्मों के बारे में, सीरियल के बारे में पता लग गया था, तो सीरियल मतलब उस तरह के सीरियल तो उस ज़माने में नहीं आते थे, मगर जो टेलीविज़न में ये जो प्रोग्राम आते हैं, चित्रहार आता था या फिल्में आती थी, तो ये इसके बारे में ये हो गया था। और 86 में जो है हम लोग शुरू हुआ था, तो उस वक्त उससे पहले मैं केंद्र में जा चुका था, प्रगति कला केंद्र में, मोहन प्रीति जी और BM शाह जी के ग्रुप में। तो ये उससे पहले क्या था कि बाल भवन और गंधर्व महाविद्यालय मैंने जाना शुरू कर दिया था, कि वहाँ बच्चों को गाना बजाना, नाटक वगैरह सब सिखाया जाता है। तो मैं चोरी चोरी से वहाँ जाना मैंने शुरू कर दिया था गर्मियों की छुट्टियों में, और जब छुट्टियाँ होती थी तो हम वहाँ जाते थे और सीखते थे, और घर वालों को पता नहीं था ये सब। मोहन प्रीति साहब का एक ग्रुप था, पर्वतीय कला केंद्र। तो उस वक्त तो खैर मैं दिल्ली में पैदा हुआ, हालांकि मैं पहाड़ से हूँ, घट्टी बमेली मेरा गांव है, रानीखेत और बिकेसंड मेरा ननिहाल है। तो मगर मेरा वास्ता ज़्यादा वहाँ से नहीं रहा, क्योंकि मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ। आना जाना होता है, अभी भी होता है, घर बार सब कुछ है। तो संस्कृति से थोड़ा दूर था मैं, घर में सबसे छोटा था सारे भाई बहनों से, 7 भाई बहनों में। तो
पहाड़ी संस्कृति या पहाड़ क्या है, ये पूरी तरह से उस तरह का नॉलेज नहीं था मुझे, या उतना जुड़ाव नहीं था। जब पर्वतीय कला केंद्र गया तो वहाँ मैंने देखा कि अभी वीएम बडोला, वरुण बडोला के फादर वगैरह, ये विनोद नागपाल, ये सब, विनोद दुआ और हिमांशु जोशी, ये बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं वहाँ पर, भंवरलाल जी, ये बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है बीएम शाह जी के डायरेक्शन में, मोहन उपेती जी के सानिध्य में पर्वतीय कला केंद्र में काम करते थे। बहुत ही सुंदर ग्रुप था। तो ये लोग क्या करते हैं कि कुमाऊं की लोक गाथाओं को, लोक गीतों को कंटेम्प्रेरी थिएटर में, रंगमंच में प्रस्तुत करते थे, और इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर वर्ल्ड टूर पे भी ले जाया करते थे आईसीसीआर के माध्यम से। और पर्वतीय कला केंद्र का स्तर ये था कि 1980 में जब राजूला मालूशाही हुआ तो आप यकीन करेंगे कि हमारी इंदिरा गांधी भी उसमें आती थी, प्रधानमंत्री थी, और वो उसके बाद हमारे कृषि मंत्री थे केसी पंत जी, और उसके बाद आपके क्या बोलते हैं केसी पंत जी, नारायण तिवारी जी, बसंत साठे, अडवाणी जी, ये सारे लोग हमारे प्रोग्राम देखने आते थे उस वक्त, और बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होता था। अभी वीएम बडोला जी अभी गुजरे, बहुत ही उम्दा जर्नलिस्ट थे और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे। गाना बजाना भी वैसा था, पढ़े लिखे भी वैसे थे, एक्टर भी वैसे थे, तो अद्भुत काम होता था। तो हमने उनको देख देख करके वैसा बनने के लिए कोशिश की। तो वहाँ हमने फिर अपने एक हमारे रिश्तेदार थे सीएम पपने साहब, जो अभी भी हैं हमारे केंद्र में, अभी भी देख रहे हैं वो केंद्र को, तो उनके माध्यम से मैं वहाँ पहुँच गया। पर वहाँ पहुँचा तो मैं 8th क्लास में था, छोटा था, तो वो पूछते थे क्या करना है तुमने, तो मोहन जी ने कहा मैंने एक्टर बनना है। तो एक्टर बनना तो नाचना गाना बजाना सीखना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहे हैं एक्टर बनने के लिए गाना भी आना चाहिए, नाचना भी आना चाहिए और बजाना भी आना चाहिए, और तब एक्टिंग होती है। तो उस वक्त खैर ये चीज़ें समझ में नहीं आई, वो बाद में समझ में आए। तो मगर मैंने वो बाल भवन जा करके, गंधर्व महाविद्यालय जा करके इंडियन क्लासिकल और दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूज़िक में वेस्टर्न क्लासिकल सीखना शुरू कर दिया था। मैं गिटार भी बजाता हूँ। तो उस वक्त एक कंप्लीट एक्टर बनने के लिए, और साथ में मोहन जी बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत पीसी जोशी साहब जो उससे प्लानिंग कमीशन के मेंबर हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े लोग, बीआर टमटा जी दिल्ली के कमिश्नर होते थे। तो ये हमारे सब वो उस तरह का ग्रुप था। और कोई इंदिरा गांधी संग्रहालय का डायरेक्टर है, कोई मतलब ह्यूज हिंदुस्तान के जो टॉप मस्त लोग थे, बिग शॉट, वो उस ग्रुप में से जुड़े हुए थे। और छोटे तबके के लोग भी जुड़े हुए थे, मिडिल क्लास के लोग भी जुड़े हुए थे। मतलब जब 1980 में राजूला मालूशाही हुआ था तो आप यकीन करेंगे कि 200 लोग तो उसके वर्कर थे जो वहाँ काम कर रहे थे। तो जितने उसके 8-10 दिन शो चले, तो उस वक्त वहाँ शीशे टूटे कमाने के, इतनी भीड़ हुई, पहाड़ी इतने लोग, इतना सुंदर वो प्रोग्राम हुआ। तो इतना स्टैंडर्ड था उन प्रोग्रामों का। अब देश का प्रधानमंत्री जिसको देखने के लिए आता हो, या केंद्रीय मंत्री वहाँ आते हों, तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए। और ज़्यादातर प्रोग्राम हमारे कमानी में ही हुआ करते थे, किसी छोटे मोटे हॉल में नहीं होते थे। तो हमने उनके सानिध्य में रह करके धीरे धीरे जो है ट्रेनिंग लेनी शुरू की। और फिर करते करते एक वक्त ऐसा आया कि मैं म्यूज़िक में भी लीड लेने लगा, और रोल में भी मैंने लीड लिए। और 97 तक, 1982 से लेकर 97 तक मैं पर्वतीय कला केंद्र से जुड़ा रहा। फिर एनएसडी भी गया, एनएसडी ट्राई किया, एनएसडी, और 97 से 2007 तक फिर एनएसडी रेपेटरी कंपनी में एक ग्रेड आर्टिस्ट रहा, और आज भी जुड़ा हुआ एनएसडी से। और उससे पहले भी मैं कैजुअल जाया करता था एज ए म्यूज़िक असिस्टेंट या एज ए कंपोज़र। तो मैं वहाँ जाया करता था। और मैंने जामिया से असगर बजाज साहब के और अशोक चक्रधर के साहब के अंडर में हिंदी नाटक पर पीएचडी भी की, थिएटर सब्जेक्ट में। और पीएचडी करने के पीछे मेरा ये था कि थिएटर तो मैं कर ही रहा हूँ, प्रैक्टिकल तो मैं कर ही रहा हूँ, तो थ्योरी भी मुझे समझ में आएगी। तो मैंने स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटकों पर लोक नाट्य शैली का प्रभाव, ये मैंने टॉपिक लिया, और असगर बजाज साहब और अशोक चक्रधर जी के अंडर में मैंने वो पीएचडी 97 में कंप्लीट की। मतलब 2007 तक आप उनके साथ एनएसडी के साथ इन्वॉल्व थे पूरी तरह। उसके चक्कर में मैं बहुत ऑफर आए, मैं फिल्में नहीं कर पाया, ना ही सीरियल कर पाया। आपको ऑफर आए पर आप हाँ, नहीं कर पाए। तो फिर फाइनली आपने कब उसको चूज करा के, कब आपको? 2007 में जब मैं जुलाई में रिटायर हुआ एनएसडी से, तो फिर मुझे रंजीत कपूर साहब की पहली फिल्म मिली ग्लाइडोस्कोप की, जिन्होंने मंगल पांडे बनाई थी, चिंटू जी, ऋषि कपूर जी के साथ। वो मेरी पहली फिल्म थी। दूसरी फिर बैंड बाजा बारात, आपका आक्रोश, रश, लंका, पीके, फैन, और अभी जो लेटेस्ट धड़क, भूमि, और बहुत सारी फिल्में थी जो मैंने की।
और उसके बाद अभी बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं। अभी 8 दिसंबर को ही 12 दिसंबर को इंदू की जवानी कियारा आडवाणी के साथ वो आने वाली, देखिएगा, वो पूरी फिल्म में हूँ। और बंटी बबली सेकंड वो उसमें भी आने वाले हैं, और बहुत सारी हैं, ओम है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। पृथ्वीराज अभी कंप्लीट होने वाली है, उस फिल्म में भी मैंने सेनापति का रोल किया जयचंद के। तो अभी बहुत सारी और फिल्में अभी इसी महीने शुरू हो रही हैं, जिसकी शूटिंग पे मैं जा रहा हूँ। तो उस वक्त हम लोगों को, कपूर साहब रियलिस्टिक जोन में फिल्म करने वाले लोग हैं, और ऋषि कपूर तो कमाल के एक्टर, और मेरा उसमें पूरी फिल्म में एक ही नेगेटिव कैरेक्टर था उसमें, इंस्पेक्टर चौहान, और बाकी सब बहुत अच्छे उस फिल्म में, बहुत अच्छी फिल्म है। आप अभी देखेंगे तो अवार्ड भी मिले थे उसको 2। तो मुझे ये डर था कि थिएटर में हम तो लाउड एक्टिंग करते थे, फैल फैल के एक्टिंग करते थे, क्योंकि हमें वो 200 मीटर तक आवाज़ पहुंचानी होती थी। और कुरुक्षेत्र जैसे हॉल में हमने देखा कि 120 फुट चौड़ा स्टेज है, और वहाँ 10,000 ऑडियंस बैठने की कैपेसिटी है, तो वहाँ माइक नहीं है, तो वहाँ आवाज़ पहुंचानी है, और पहुंचाई भी हमने। तो उतना लाउड एक्टिंग करना या उतना लाउड बोलने की हमें आदत थी, और हर जेस्चर को फैलाव के साथ, जिससे कि आखिरी रो तक हमारी बात पहुँचे और आखिरी रो तक हमारा जेस्चर पोस्चर साफ साफ दिखाई दे। तो थिएटर का जो ज़्यादा थिएटर कर लेते हैं, थोड़ा सा लाउड होता है वो। तो ये, और रंजीत कपूर साहब को ये पसंद नहीं, तो और रियलिस्टिक जोन में उनको चाहिए था बिल्कुल। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी हमको, मेरी पहली फिल्म में जब मैं कर रहा था, तो उसको कैसे हैंडल करें। तो उसके चक्कर में हम कई बार कपूर साहब जो है हमें सेट पे भी बोलते थे कि नहीं नहीं नहीं, एक्टिंग मत करो गोविंद, बहुत अच्छा एक्टर हो यार तुम, ये क्या एक्टिंग मत करो, नॉर्मल करो, जैसे आराम से बात करते हैं। अब मैं नॉर्मल से भी बात करता था तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होता था, फिर वो करके बता देते थे, अब वो बिल्कुल आराम से बोल देते थे। आज तो हमें इस बात का आदत हो गई है, मगर उस वक्त बड़ी दिक्कत हुई थी कि थिएटर से और फिल्म के माध्यम में घुसने में पेस दोनों का अलग रहा। तो बाद में 2-3 फिल्मों के बाद मुझे, सीरियल करने के बाद मुझे फिर आदत पड़ गई कि हाँ, जितना ठहराव के साथ या जितना अंडर करना है तो कर सकते हैं, जितना लाउड करना है तो कर सकते हैं, ये फिर आदत बन गई। और ऋषि कपूर साहब ने एक बात बड़ी अच्छी सिखाई थी हमें। महीने 2.5-3 महीने के करीब हम लोग पालमपुर जाया करते थे, फिल्म होती थी, वो तो वहीं टिके हुए थे 2.5 महीने से। तो वो उनको समझ में आ गया कि ये थिएटर से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व है, NSD के लोग ज़्यादा थे उस फिल्म में, कि ये बेचारे संकोच कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें समझाया कि अबे सालो तुम ना कट टू करना सीखो, कट टू कट एक्टिंग करना सीखो। ये क्या तुम 3-3 दिन पहले लाइनें याद करके बैठ जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो हमें समझ में नहीं आई वो बात, दिमाग ने सुन ली उनकी बात, मगर ये समझ में नहीं आई कि कहना क्या चाह रहे हैं। वो बात सच थी कि हम 4 दिन पहले डायलॉग याद कर लेते थे। 2007 की बात बता रहा हूँ, जब चिंटू जी कर रहे थे, और होटल में बैठ करके दोस्तों के साथ बैठ करके डायलॉग कर रहे हैं, और सुबह से मेकअप वेकअप करके अब जिस दिन शूट होना बैठ गए, 3 बजे अब होना है, तब तक पता लगा कि एनर्जी डाउन हो गई। तो हम ऋषि कपूर साहब को देखते थे, वो क्या करते थे, वो नॉर्मल रहते थे, आते थे, हाँ कौन सा शॉट है, अच्छा क्या, हाँ कौन सा डायलॉग, एक बार रिपीट कर, वो एडी उनको बताता था, और वो भाई साहब वो जैसे एक्शन होता था वो सीन में इन्वॉल्व होते थे और पूरी एनर्जी के साथ कमाल एक्टिंग करते थे। और उसके बाद वो जैसे कट होता था तो ऋषि कपूर वापस अपनी लाइफ में रिलैक्स। तो ये समझ में तो आ गया, मगर प्रैक्टिकली हमारी बॉडी ने और माइंड ने रिसीव करने में थोड़ा टाइम लगा है। तो ये ऋषि कपूर साहब ने हमें समझाया कि कट टू कट करना सीखो, अगर इस फील्ड में ज़िंदा रहना और लंबा चलना है तो। आगे आने वाली फिल्में बैंड बाजा बारात, आक्रोश, लंका वगैरह सब ये बहुत आसानी से मुझे मिल गई, बल्कि बैंड बाजा बारात की कास्टिंग तो मेरे घर में ही हुई। और मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग किस्सा ये था कि मैं उस वक्त में इन्होंने मुझे रणवीर सिंह के फादर का रोल दिया, तो मैं चाहता नहीं था वो करना। उस वक्त मैं छोटा था, अब 2007 की बात है, तो 7 और 8 की। तो आप ये बताइए कि बाप बना रहे हैं, तो मेरे को बाप बना रहे हैं मुझे यार, तो अवतार सानी वगैरह, ये नरेश गोसाई वगैरह, ये सब लोग भी आए हुए थे, मेरे घर पे आए हुए थे। तो उसने बुला लिया था सुमित ने, जो वहाँ से शालू ने जो कास्टिंग वाली थी, उन्होंने इनको भेजा था सुमित को। तो वो बोले गुस्से में, मैं उनको गुस्से में बोला, मैंने क्या यार बाप आपका रोल है, असली बाप तो ये है, मैं कोई बाप लगता हूँ क्या यार, बाप बना रहे हो यार मुझे। तो वो बोला यार ऐसी गुस्से में बोल दो ये लाइन प्लीज़, हमें आप प्लीज़ गोविंद जी आप कर दो बस, मेरे प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। मैंने कहा ले यार ले, बोल देता हूँ। मैंने ऐसे ही वो बोल दिया, और 7 दिन के बाद मेरे पास खबर आई कि आप ही वो फादर का रोल कर रहे हैं बैंड बाजा बारात में, जो गन्ने वाला फादर था रणवीर सिंह का। तो अच्छा मैं सेट पे पहुंचा, तो जब शूट के वक्त वो, तो उस वक्त भी मैं बौखलाया हुआ था,
एक गुस्सा था मेरे को, मैंने यार बाप बना रहे हैं, बताओ यार, साले मोहर लग जाएगी या बाप ही बनाएंगे मुझे, हैं? तो इंडस्ट्री में तो कास्ट तो क्या यार, मतलब शुरुआत, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो इस तरह का रहा, मगर बाद में वो फिल्म हिट हो गई और उससे आज पहचान उसकी काफ़ी, आज भी लोग पहचानते हैं उससे, उस रोल से मुझे। और उसके बाद उस रोल को देख करके मुझे कई और बड़ी फिल्में मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, हम लोगों को देखने के लिए, सुनने के लिए, और आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे लोगों को बताइएगा, और हम और आगे फिर आपको और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें और बहुत अच्छी बातें जो इसमें रह गई हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो हम आपको अगले उसमें एपिसोड में और अगले आगे जाके बताएंगे और लोगों से भी मुलाकात करवाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।